साइंस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने अनेकों सवाल खड़े किए हैं। और यदि किसी को भी कहा जाए कि साइंस की कोई एक बहुत ही फेमस इक्वेशन बताई जाए तो वो बड़े आराम से तुरंत कह देता है E=mc²। तो आखिर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? आधुनिक समय में तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, लेकिन आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म में श्री कृष्ण ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या सिद्धांत दिया था और किस संदर्भ में दिया था। भगवान कृष्ण के समय में एक दिन भगवान ब्रह्मा आसपास के प्रदेशों को देखने के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने कृष्ण को गाय चराने वालों के साथ एक दूसरे का भोजन साझा करते देखा तो ब्रह्मा को तिरस्कार का भाव महसूस हुआ। इसके पीछे की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने सभी गायों और चरवाहों को चुरा लिया। वह उन्हें अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया था कि उनके दोस्तों और गायों को ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक ले गए हैं। तब उन्होंने खुद के कई रूप बनाए जिसमें कुछ गाय थी और उनके दोस्त थे। उन्होंने अपने गायों और दोस्तों का रूप ले लिया और उनके अपने अपने घर चले गए। जब तक ब्रह्मा कृष्ण की जांच करने के लिए वापस आए तब तक पृथ्वी पर 1 वर्ष हो चुका था। हालांकि यह ब्रह्मा के बिताए गए समय का एक अंश मात्र था। मतलब ब्रह्मा मात्र 1 मिलीसेकंड में ही धरती पर वापस आ गए थे, लेकिन फिर भी धरती पर 1 वर्ष बीत चुका था। तो यही जन्म होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। मतलब आप लोग इसको समझिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितना बड़ा सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह कहती है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। समय उस स्थान की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आखिर कैसे ब्रह्मलोक का 1 मिलीसेकंड धरती के 1 वर्ष के बराबर हो सकता है? यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है और इसको समझना भी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए ब्रह्मलोक पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह यदि ब्रह्मा प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलें तो वो अपने लोक में तो 1 मिलीसेकंड या कुछ सेकंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन उस बीच धरती पर 1 वर्ष बीत चुका होगा। तो इस तरह टाइम का अंतर आ जाता है 2 जगहों में। लेकिन फिर भी यह अभी भी सोचने वाली बात है कि आखिर एक जगह मात्र 1 मिलीसेकंड हुआ है, लेकिन धरती पर 1 वर्ष आखिर में कैसे? तो इसका सिंपल जवाब यही है कि यदि धरती का कोई व्यक्ति जाएगा ब्रह्मलोक में तो उसको 1 वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे उस स्थितियों में। लेकिन ब्रह्मदेव ने प्रकाश की गति से ऊपर की गति को प्राप्त किया है। वो प्रकाश की गति से तेज गति से चले हैं, जिस वजह से वो नॉर्मल समय से तेज गति से पहुंच चुके हैं। लेकिन धरती का तो समय नॉर्मल ही चल रहा है। धरती पे सब सामान्य चल रहा है, इसलिए धरती में कोई चेंज नहीं आया और धरती में धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। लेकिन ब्रह्मा के लिए यह सिर्फ 1 मिलीसेकंड था, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये भी आता है कि यदि आप लाइट की स्पीड अचीव कर लेते हो तो आप भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट भी आता है कि क्या हम भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए कि यदि आपने लाइट की स्पीड अचीव कर ली, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर पाए, तो आप एक समय से दूसरे समय में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। लाइट की स्पीड अचीव कर पाना बिल्कुल असंभव है हमारे लिए, इसलिए टाइम ट्रेवल फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्रह्मदेव तो कर ही सकते हैं। उनमें इतनी शक्तियाँ सामर्थ्य हैं कि वो लाइट की स्पीड से भी तेज गति से अपने ब्रह्मलोक में गए, जिस वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पाए। तो चलिए वापस आते हैं कहानी पर। तो इसमें अब हुआ क्या? ब्रह्मदेव को इस घटना का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके पीछे के कारण को समझने में असमर्थ ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से उन्हें ज्ञान देने का आग्रह किया। तब कृष्ण ने बताया कि समय में यह चूक सापेक्षता का सिद्धांत है। सापेक्षता के सिद्धांत का इंग्लिश में मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, अर्थात समय में इस चूक को ही सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। और इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को श्री कृष्ण ने बहुत पहले, हजारों साल पहले सिद्धांत हमें दे चुके हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। और फिर यहीं पर भगवान कृष्ण ने एक और सिद्धांत बताया ब्रह्मदेव को, जिसे आज हम मॉडर्न लैंग्वेज में मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मदेव को ये बताया कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तब उसी समय ब्रह्मदेव के चारों ओर अनेकों ब्रह्मदेव आ गए और ये कृष्ण के कहने पर ही आए थे। ब्रह्मदेव ने जब अपने आसपास अत्यधिक ब्रह्मदेवों को देखा तब वो सोचने लगे कि ये क्या है। तब कृष्ण ने बताया कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप अकेले ही ब्रह्मांड के निर्माता हैं तो आप गलत हैं। ये समानांतर ब्रह्मांड के निर्माता हैं, मतलब पैरेलल यूनिवर्स के ब्रह्मदेव। अर्थात कृष्ण जी के कहने का मतलब ये है कि आप इस ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव हैं और इसके साथ अन्य ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव भी होते हैं।
और अन्य ब्रह्मांड के विष्णु जी भी होते हैं। तो मतलब आप सोच के देखिए कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ब्रह्मांड हो सकता है। हो सकता है इसके आगे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिसे कि पैरेलल यूनिवर्स कहा जा सकता है। मतलब सोच के देखिए, आज के समय में जो साइंस हमें बताता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में, उसको हमारे स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले भगवान कृष्ण बता चुके हैं ऑलरेडी। सच में भगवान कृष्ण मतलब ऑलराउंडर थे। वो एक साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने साइंस के बहुत ही बड़े दो कॉन्सेप्ट को बहुत समय पहले ही दे दिया था हमें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड पैरेलल यूनिवर्स। अब बात कर लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने आखिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में क्या कहा था। आइंस्टीन के शब्दों में वस्तुएं एक दूसरे के रिलेटिव चलती हैं, पूर्ण गति या स्थिर जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब जितनी भी वस्तुएं संसार में वो सब एक दूसरे से रिलेट करती हैं, रिलेटिविटी के द्वारा ही चलती हैं। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ था। मतलब ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसे देख के हम कहें कि हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कर रही है। ये बस एक इमेजिनेशन थी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने आइजैक न्यूटन के क्वांटम थ्योरी का स्थान लिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत में दो उप सिद्धांत भी शामिल हैं, जिसे सुपर रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी कहा गया है। तो सुपर रिलेटिविटी को समझते हैं। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, वहां सुपर रिलेटिविटी सभी भौतिक घटनाओं पर लागू होती हैं। दूसरी ओर जनरल रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम और नेचर के अदर फोर्सेस के बीच संबंध की व्याख्या करता है। आइंस्टीन इमेजिनेशन को एक पावरफुल टूल मानते थे। वह उन वैज्ञानिकों में से एक थे जो पहले सोचते थे और बाद में इसे साबित करने के लिए इक्वेशन बनाते थे। और आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का डिपेंडेंस जो है वो ग्रेविटी पर है। अब यहाँ ग्रेविटी को आप इस तरह से समझिए कि ग्रेविटी हम जितना समझते हैं उतना आसान नहीं है। ग्रेविटी वैसे तो हमने न्यूटन सर के लॉ को पढ़ लिया कि ग्रेविटी के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन ये बस सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन है, उनका लॉ है। बाकी ग्रेविटी अंदर बहुत कुछ है। इनफैक्ट ग्रेविटी को आज तक साइंटिस्ट भी सही तरीके से पूरी नहीं समझ पाए हैं। आपको बहुत एक कॉमन सवाल पूछता हूँ कि ग्रेविटी आखिर कहाँ से आया, इसका मूल रूप क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका जवाब है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। और ये भी इसमें पता लगता है कि ग्रेविटी वस्तुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करता ही है, यानी जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ पर वस्तुएं उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींचेंगी, आकर्षित होंगी। तो ग्रेविटी वस्तुओं के साथ साथ समय पर भी लगती है, यानी ग्रेविटी टाइम को भी खींचता है। तो सोच रहे मतलब कैसे ये पॉसिबल है? मतलब सोच के देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी मतलब वस्तुओं के साथ साथ, ऑब्जेक्ट के साथ साथ टाइम को भी खींचता है। आखिर टाइम तो टाइम होता है, तो टाइम को कोई कैसे खींच सकता है? इस बात को समझना बहुत ही डीप है, लेकिन ये सच है। यही कारण है कि ब्लैक होल में शायद टाइम स्लो रहता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का यही कहना था, जहां ग्रेविटी होगी ज्यादा वहां टाइम होगा स्लो। और ये सारी चीजें किस में आती हैं? फिजिक्स में। फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमें हमारे एजुकेशंस में बताए जाते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं बताए जाते जो इनका असली लेवल है। अगर आप लोग इन सब टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आप में अलग ही इंटरेस्ट आएगा इन सब टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डीप है, बहुत ही मीनिंगफुल हैं। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट्स की वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग एनिग्मेटिक्स एंड डीप कॉन्सेप्ट साइंस videos. Thank you so much for spending your valuable time on this video.